नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रियाज और गौस का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। रियाज गौस की कॉल डिटेल में 18 पाकिस्तानी नंबरों की पड़ताल हुई है। आतंकी हमले के लिए 2500 से ज्यादा स्लीपर सेल तैयार किए गए। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी में स्लीपर सेल तैयार हुए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और केरल से भी लोग जुड़े हैं। स्लीपर सेल का एसडीपीआई से जुड़े हैं तार। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है एसडीपीआई जो कि पीएफआई का राजनीतिक फ्रंट है, उसके भी तार जुड़े हैं। इस बात को लेकर भी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कई जगह से तार जुड़े होने की खबर सामने आई है। स्लीपर सेल का एसडीपीआई से जुड़े होने का भी शक सामने आ चुका है। पीएफआई का राजनीतिक फ्रंट है एसडीपीआई और इसके भी स्लीपर सेल से जुड़े होने का शक सामने आया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और केरल के साथ तमाम ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो इन राज्यों से स्लीपर सेल में जुड़े हुए हैं, शामिल हैं। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी में भी स्लीपर सेल तैयार किए गए हैं। 2500 से ज्यादा स्लीपर सेल की तैयारी की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। रियाज और गौस ने जिस तरीके से निर्मम हत्या के बाद वीडियो जारी किया, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और उसके बाद जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी, गिरफ्तारी के बाद तो डिटेल जो निकलकर सामने आई है, 18 पाकिस्तानी नंबरों की पड़ताल हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजमेर से लाल सिंह फौजदार हैं, बेंगलुरु से यासीर, कानपुर से अमित सिंह, पटना से रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं लाल सिंह फौजदार आपके पास आ रही हूँ और समझना चाह रही हूँ कि जरा ये बताइए कि जिस तरीके से गौस और ये दोनों आरोपी जिन्होंने निर्मम हत्या की, उनके तार अब पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे 18 नंबर हैं, इनसे संपर्क किया जा रहा था, जिनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। कई राज्यों में स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। पाकिस्तान को इनसे पूरी तरीके से जो है वो टारगेट किया जा रहा था कि कब, कहां, कैसे, कौन सी गतिविधि को अंजाम देना है। और क्या जानकारी निकलकर जांच में सामने आई? देखिए, बिल्कुल पटना में जिस तरह एक खुलासा सामने आया है वो सामने आ गया, एक डॉक्यूमेंट सामने आ गया कि इस तरह की एक साजिश हो रही है देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। लेकिन आप अगर तमाम घटनाक्रम पर गौर करेंगे, अपराध की हर रणनीति को गौर से देखेंगे, तो ये तय मानिए एक बड़ी साजिश हिंदुस्तान में इस तरह की बहुत पहले से हो रही थी। गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी का नाम सामने आने के बाद जिस तरह उन्होंने निर्मम हत्या की कन्हैयालाल की, और जो नारा लगातार लग रहा था, सवाल ये नहीं है, मैं इस बात पे आऊँगा, जो जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर जब जो नारा पाकिस्तान में लगता है सिर तन से जुदा, वो आपके तमाम कार्यक्रमों में लग रहा था। शुक्रवार की नमाज अता करने के बाद आप भीड़ के रूप में लोग होते हो, आप ये नारा लगाते हो, क्यों उस पर गौर नहीं किया गया? लगातार स्लीपर सेल तैयार किए गए। गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनकी कॉल डिटेल जैसे जैसे निकल रही है, उसमें ये तो एक मामला सामने आया है, इससे पहले और भी कई चौंकाने वाले सामने आ चुके हैं। चूँकि उदयपुर के तार जुड़ रहे हैं आपके अजमेर से, आपके तार जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से, तार जुड़ते हैं चित्तौड़गढ़ से, करीब 6 जिले उनके लगातार राजस्थान में टारगेट से रही। और ये नुपुर शर्मा का बयान तो महज एक बहाना था। इसके लिए तो उन्होंने दहशत का एक नेटवर्क तैयार किया, क्योंकि एक बहाना मिल गया कि नुपुर शर्मा ने उनके खुदा के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की है, तो अब आप जो भी कर सकते हैं करिए, आपको मानो खुली छीट मिल गई हो। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल से लगातार वो संपर्क में थे। रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद संपर्क में थे। ऐसे करीब 40 लोग थे जिनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई कि आपको किस तरह सर कलम करना है तन से, और उसका वीडियो बनाना है, वीडियो आपको पाकिस्तान भेजना, और इसके बाद उसी वीडियो को यहाँ पर फैलाना है तमाम सोशल मीडिया ग्रुप में, ताकि एक दहशत का माहौल बना सकें। लेकिन लाल सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। पीएफआई आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की बात को कबूला है। पटना से गिरफ्तार तीनों आतंकियों का कबूलनामा सामने आया। पीएफआई ने रची भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची गई। पटना और आसपास से कई लोग हिरासत में हैं, ये पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। देखिए, जो पुलिस को डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं उसमें यह साफ तौर पर सामने आया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश पीएफआई की ओर से की जा रही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।
पीएफआई का जहरीला एजेंडा, हिंदुस्तान में शरिया लागू करने की कोशिश, न्यायपालिका में घुसपैठ की साजिश, भारत में इस्लामिक सरकार बनाने का प्लान। जिहादियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार किया है खतरनाक एजेंडा। वो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा रखते हैं। भारत की न्यायपालिका में घुसपैठ करने का जहरीला प्लान भी तैयार कर लिया है। वो देश की आन बान और शान यानी तिरंगे पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ओबीसी, आदिवासी और दलितों को मोहरा बनाकर सत्ता में आने का मंसूबा बना रखा है। वो हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करते हैं। मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग देने का खतरनाक प्लान बनाए हुए हैं। देश 1947 में मिली आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो जिहादी अब से 25 साल बाद हिंदुस्तान में शरिया लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका मंसूबा साफ है, आजादी मिलने के 100 साल बाद यानी 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और इस खतरनाक साजिश का मास्टरमाइंड है पीएफआई। आज हम पीएफआई के एक एक प्लान को डिकोड करेंगे और इस जिहादी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। देश के कोने कोने में पीएफआई का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद से पीएफआई की जड़ें मजबूत हो रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जो सबूत हाथ लगे हैं वो हर हिंदुस्तानी के होश फाख्ता करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में पीएफआई ने हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करने का पूरा एजेंडा बनाया है। साजिश का पहला चरण, मुस्लिमों को पीएफआई के बैनर तले एकजुट करना, हथियार और गोला बारूद की ट्रेनिंग देना, इस्लामिक संगठन का विस्तार। इसके लिए पीएफआई लगातार साजिश में जुटी है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह के आंदोलन हुए हैं, उनमें पीएफआई ने मुसलमानों को भड़काने की पूरी साजिश की। कभी 3 तलाक के खिलाफ कानून, कभी धारा 370 हटाने के विरोध, कभी हिजाब को मुस्लिमों की जरूरी पहचान, कभी सीएए एनआरसी का विरोध। कभी सीएए एनआरसी का विरोध करने की आड़ में ये नेता अपने जहर बुझे शब्दों से टेरर मॉड्यूल चलाने वाले इन संगठनों के साथ मुस्लिम समुदाय का ब्रेन वॉश करते रहते हैं। पटना में पीएफआई से जुड़े संदिग्धों ने जगह जगह मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने की साजिश का खुलासा किया है। यहां ट्रेनिंग देने के लिए केरल से पीएफआई के कई सदस्य बतौर ट्रेनर पहुंचे थे। तो सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीएफआई का मिशन 2047 क्या है, यानी इस्लामिक राष्ट्र का जो साजिश थी आखिर वो क्या है, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप समझिए, भारत को जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से विरोध भड़काना है, हंगामा कराना है, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ये पहला टारगेट है 2047 यानी आने वाले 25 सालों में। हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाना है। ये एजेंडा पूरी तरीके से तैयार किया गया था। जो दस्तावेज मिले हैं उनमें खुलासा हुआ है, विद्वेष फैलाकर समाज में संघर्ष बढ़ाना है। यानी समाज में जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं हिंसा बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाना है, विद्वेष फैलाना है एक दूसरे को, देश में टेरर एजेंडा चलाना है। इसीलिए स्लीपर सेल लगातार बनाने की कोशिश हो रही थी। मार्शल आर्ट के नाम पर तमाम हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कट्टरता को बढ़ावा देना है और इसी के तहत जो सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इसका एक हिस्से के तौर पर माने जा सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह की तैयारी की जा रही है 2047 तक। जो एजेंडा है उसको समझिए आप, किस तरीके से एक बड़ी साजिश देश के खिलाफ की जा रही थी। देश में गृह युद्ध भड़काना है, यानी देश में ऐसे हालात पैदा कर देने हैं जिससे गृह युद्ध जैसी हालत देश में बन जाए। तो ये जो है पूरा एजेंडा था पीएफआई का 2047 तक किस तरीके से
देश में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस बात को लेकर पूरे डॉक्यूमेंट सामने मिले हैं और पीएफआई के दस्तावेज जो सामने आए हैं, पुलिस की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजमेर से लाल सिंह फौजदार हैं, बेंगलुरु से यासिर हैं, कानपुर से अमित सिंह हैं और पटना से रजनीश हैं। यासिर, मैं आपके पास आ रही हूं। चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कानपुर की बात करें और चाहे हम राजस्थान की बात करें, तार एक दूसरे से लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ वहां पर खुलासे सामने आ रहे हैं? बड़े बड़े स्लीपर सेल वहां पर तैयार किए जा रहे हैं मार्शल आर्ट के नाम पर, जैसा कि पटना से सामने आया है, बिहार से, कि वहां पर किस तरीके से हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2047 एजेंडा, हर जगह स्लीपर सेल की तैनाती हो रही है। देखिए लक्ष्मी, पीएफआई की शुरुआत जो हुई थी वो दक्षिण भारत से ही हुई थी, केरला से हुई थी, जब सिमी को बैन किया गया था। सिमी को बैन करने के बाद जो है 3 संगठन जो है वो मिलकर उन्होंने जो है एक नया संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया था पीएफआई, और फिर जो है उनका पॉलिटिकल विंग जो है वो एसडीपीआई बना। हालांकि एसडीपीआई का हमेशा कहना है कि वो पीएफआई के साथ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विंग है वो पीएफआई की। इसके बाद ही जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ उन्होंने अपने पैर पसारना शुरू किया और आज हम देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में पीएफआई की जड़ें मजबूत हैं। पीएफआई का जो मोडस ऑपरेंडी है वो साफ है। जब वो शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो वो अम्बेडकर के नाम से शुरुआत करते हैं, वो SC ST की बात करते हैं ताकि वो दिखा सके कि वो सबकी पार्टी है, वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि वो कानून से बच रहे हैं। अभी तक इतनी बार जो डोजियर्स दिए गए लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है पीएफआई पर। हमने देखा हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद में किस तरह से पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और जिन्होंने कबूला कि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिला रहे थे। उसके बाद हमने देखा पटना में सामने आया। लगातार देश भर में जो है पीएफआई ने अपना नेटवर्क जमा लिया है और जिस तरह से हमने देखा CAA NRC के टाइम पे विरोध प्रदर्शन हुए, बेंगलुरु में हमने देखा 2 साल पहले किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस पर हमला हुआ, बाकी जगहों पर भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। लेकिन अभी तक जो है सख्त कार्रवाई नहीं हुई है पीएफआई पर। हालांकि डोजियर बने हुए हैं, बैन की मांग लगातार की जा रही है लेकिन अभी तक बैन नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अभी तक बैन नहीं हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है कि अब बैन में देरी क्यों? मैं यहाँ से लौटूंगी, अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि कट्टरवाद से आतंक तक देश भर में अपनी जड़ें जमा चुके पीएफआई संगठन में कैडर सिमी का है। वही सिमी जिसे आतंकी गतिविधियों के चलते बैन कर दिया गया था, मगर नाम बदला, सिमी की स्लीपर सेल की सोच नहीं। और यही बात पीएफआई के 2047 वाली साजिशों की टूल किट से सामने आ गई है, जिसका एक ही मतलब है मजहब के नाम पर मुसलमानों को भड़काना और इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाना। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, राजस्थान में करौली उदयपुर कांड में पीएफआई कनेक्शन, महाराष्ट्र के अमरावती कांड में पीएफआई की फंडिंग, मतलब इस्लामिक राष्ट्र के जिस प्लान को सिमी पूरा नहीं कर पाया उसे 2047 तक पीएफआई पूरा करने का नापाक मंसूबा पाले बैठा है और इसलिए हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रहा है। पीएफआई ने अपनी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए नूपुर शर्मा के बयान को इस्तेमाल किया और मुसलमानों को ट्रैप में लेने के लिए, या यूं कहें उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काने के लिए फसाद की फंडिंग भी करने के इल्जाम उस पर है। एक पोस्ट पर कत्ल, अमरावती कांड का पीएफआई कनेक्शन। अमरावती में उमेश कोल्हे के पोस्ट को इरफान तक पहुंचाने वाला डॉक्टर यूसुफ खान के क्लू पर हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड इरफान और सोहेल नदवी। अमरावती में पीएफआई का चीफ, इन तीनों की कड़ियां क्या आपस में जुड़ी हैं? और हत्याकांड के लिए पैसे कहां से डंप हुए? एनआईए फिलहाल इसी मॉडस ऑपरेंडी को डिकोड करने में जुटी हुई है। इसी तफ्तीश के तहत एनआईए की टीम ने सोहेल नदवी के घर पर दबिश दी थी। पीएफआई के सोहेल नदवी और रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान शेख के साथ कैसा कनेक्शन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन एनआईए सूत्रों से न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमरावती में पीएफआई हेड सोहेल नदवी से एनआईए ने पूछताछ की। एनआईए को
लिंक मिले कि अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपी इरफान को पीएफआई से फंडिंग हुई थी। मास्टरमाइंड इरफान लगातार सोहेल नदवी के संपर्क में भी था। दोनों के बीच कोड में चैट की गई और कई चैट डिलीट भी किए गए। मजहब के नाम पर हिंदुओं पर हमले, अमरावती टू उदयपुर, खूनी जिहाद का घातक एजेंडा यही है। यही वो बर्बरता का पैटर्न है जिस तक देश की तमाम जांच एजेंसियां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये देश के अंदर पनप रहे इस्लामिक कट्टरता की बर्बर साजिशें हैं या फिर विदेशों से जिहाद के नाम पर किया गया ब्रेन वॉश। जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तेलंगाना में दंगा ब्रिगेड पीएफआई के उस मॉडल का पर्दाफाश होता है जो हिंदू विरोधी एजेंडे का न सिर्फ एक टूल है बल्कि कट्टरता की जड़ें जमाने की फिराक में भी था और इनके निशाने पर थे हिंदू। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के जंगी उन्माद में पीएफआई जैसे हिंदुओं को टारगेट करने की ट्रेनिंग दे रहा। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के जंगी उन्माद में पीएफआई कैसे हिंदुओं को टारगेट करने की ट्रेनिंग दे रहा है, इसका खुलासा 7 जून को तेलंगाना पुलिस ने किया था। तेलंगाना का निजामाबाद पीएफआई के जिन 3 हैंडलर की गिरफ्तारी हुई थी उनमें पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ था। पीएफआई का प्लान कराटे बेनकाब, हिंदुओं पर हमले वाली ट्रेनिंग के खुले राज। पीएफआई के हिंदू विरोधी ट्रेनिंग सेंटर का सरगना 52 साल का अब्दुल कादिर है। वो मुस्लिम मोहल्लों में युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इन कैंपों तक लाता था और फिर हिंदुओं को उनका दुश्मन बताकर अटैक करने की ट्रेनिंग देता था। पीएफआई के तीनों लीडर्स से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल ट्रेनिंग कैंपों में किया जाता था। इन कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को एक खास समुदाय पर हमला करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई की आतंकी कुंडली को अब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद पीएफआई की गतिविधियों की गहनता से पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। निजामाबाद पुलिस पीएफआई के इन कट्टरपंथियों के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रही है क्योंकि देश भर में पीएफआई के स्लीपर सेल एक्टिव हैं जो किसी भी मामले में हिंदू विरोधी दंगे के लिए कुख्यात हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पीएफआई की दंगा ब्रिगेड अब तक आजाद क्यों है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पीएफआई के जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं ये कहना गलत नहीं है क्योंकि आतंकी एजेंडा उनके पास से बरामद हुआ है। ऐसे में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अमित इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। अमित, पिछले कई दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां भी पीएफआई या किसी भी आतंकी की घटना सामने आती है उसके तार कंफर्म कानपुर से जुड़े हुए नजर आते हैं। आज में अगर हम इसकी उदयपुर वाली घटना का जिक्र करते हैं तो अभी सामने आया कि जो हथियार थे जिनको धार दी गई थी वो कानपुर से मुहैया कराए गए थे। तो जाहिर है कि किस तरीके से कानपुर में पीएफआई और आतंकी के गढ़ों को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है वो भी सामने आ रहा है। क्या कुछ आगे बढ़कर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है? देखिए लक्ष्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जो पिछले महीने 3 जून को जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई और उसके बाद जो उदयपुर कांड हुआ, दोनों के कनेक्शन पीएफआई और तमाम जो आतंकी गतिविधियों में शामिल संस्थाएं हैं उनका लिंक कानपुर से निकल के आया, कनेक्शन कानपुर से निकल आया। लेकिन देखिए, कानपुर एक तरह से कहीं ना कहीं संवेदनशील शहरों में आता है और आए दिन जब भी कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन कानपुर से ही मिलते हैं, क्योंकि कानपुर का जो जियोग्राफिकल पूरा जो सिनारियो है वो ऐसा है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों को पनाह बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुस्लिम ऐसे इलाके हैं जो बहुत डेंस इलाके हैं, वहाँ पर छुपना बहुत आसान होता है। और अक्सर से यहाँ पर इस बात सामने आती रही कि यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स का जो एक गिरोह है वो बड़े आराम से यहाँ पर रहता है और अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। देखिए, 3 जून को जो यहाँ पर हिंसा हुई थी उसकी जब जांच शुरू हुई थी तो ये बात का खुलासा हुआ था कि पीएफआई के 3 सदस्य यहाँ पर, उन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर पाई गई थी इस हिंसा के दौरान। उन लोगों ने इसमें हिंसा फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग की थी। पहले ये लोग इंटरनेशनल फंडिंग करते थे, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है, लोकल फंडिंग के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाया जाता है। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उमर और सैफुल्ला, ये 3 ऐसे लोग थे जो पीएफआई के एक्टिव सदस्य थे और इनको बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी लक्ष्मी कि ये वही 3 शख्स थे जो साल 2019 में कानपुर में सीएएनआरसी का दंगा हुआ था उसमें भी शामिल थे और जो है उस दंगे में शामिल थे। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। देखिए कहां से तार कहां तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। हमारे साथ रजनीश पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजनीश, जो 3 मैं कहूं कि दहशतगर्द जो पीएफआई के पकड़े गए थे उन्होंने इस बात का कबूल भी कर लिया है कि यस 2047 तक
हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। जाहिर है जहरीले पेड़ कहां कहां बिहार में और नजर आ रहे हैं, जिनकी जड़ों को काटना प्रशासन और शासन दोनों की जिम्मेदारी और बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए लक्ष्मी, इस वक्त मैं फुलवारी शरीफ में खड़ा हूं। ये वही फुलवारी शरीफ है जहां से 3 पीएफआई एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं और तीसरी गिरफ्तारी जो हुई है वो अरमान मलिक की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा कैच माना जा रहा है। अभी पुलिस शमीम अख्तर की तलाश कर रही है, जो पटना के दरियापुर इलाके में रहता है, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि 1 दर्जन के आसपास लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। और खास बात यह है कि पटना के अलग अलग इलाके से गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। परसों रात और कल रात लगातार छापेमारी हुई है। पटना का सब्जी बाग इलाका, पीरबहोर थाने का इलाका, पटना साहिब का इलाका, राजा बाजार का इलाका, इन तमाम जगहों से लोगों को हिरासत में लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है लक्ष्मी कि बिहार में 26 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है